हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हम लोग प्रीलिम्स की 7th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका आज हमारा टॉपिक क्या है? भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां। ठीक है, इससे पूर्व के लेक्चर में हमारे सर और मैडम ने क्या क्या पढ़ा दिया? आपको आनुवांशिक रोग पढ़ा दिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, और सतत विकास की अवधारणा, ठीक है, पर्यावरणीय कारक इत्यादि पढ़ा चुके। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां। ठीक है, अब देखते हैं भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान कौन कौन से। सबसे बड़ा वैज्ञानिक संस्थान कौन सा है? इसरो। ठीक है, इसरो के पश्चात डीआरडीओ। ठीक है, और डीआरडीओ के पश्चात क्या है? आपने सुना होगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक, इसके पश्चात आपने सुना होगा क्या? RRकेट, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है, जो हमारे लास्ट ईयर के सिलेबस में जो था, पेपर थर्ड की 7th यूनिट। ठीक है, पेपर थर्ड की 7th यूनिट में जो भी वैज्ञानिक संस्थान दिए गए हैं, हम बेसिकली उनकी उपलब्धि, उनका इस्टेब्लिशमेंट देखेंगे और उनका हेडक्वार्टर देखेंगे। ठीक है, और जहाँ तक मुझे नॉलेज है या फिर जहाँ तक कि मैंने पेपर का एनालिसिस देखा है, तो वो लोग इसरो की उपलब्धियों के साथ साथ डीआरडीओ की उपलब्धियां पूछते हैं, और बाकी जो प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है उनका हेडक्वार्टर, उनका स्टेब्लिश्ड ईयर पूछते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या? प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। ठीक है, डीआरडीओ, डीआरडीओ और इसरो का मैं पृथक लेक्चर लेके आऊंगा या अलग लेक्चर लेके आऊंगा कल। क्यों? क्योंकि ये संस्थान ऐसे हैं, इनकी उपलब्धियां एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगी। दोनों के लिए कि कम से कम एक एक आवर्स चाहिए आपको लेक्चर के लिए, क्योंकि इनकी उपलब्धियां अनेक है। जैसे मैं आपको डीआरडीओ को बताऊं, ये 52 इसके क्या है? 52 इसकी प्रयोगशाला लेबोरेटरी है, और इन लेबोरेटरी के माध्यम से ये विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढ़ावा देती है और अपने प्रोडक्ट या फिर अपने इन्वेंशनों को निर्माण करती है। ठीक है, वैसे ही इसरो। अब इसरो का हम लोग कहाँ से? इतिहास से लेकर के वर्तमान तक की उपलब्धियां देखेंगे। ठीक है, कहाँ तक के? वर्तमान तक की उपलब्धियां। यदि मैं बोलूँ इसरो, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, इससे पूर्व इसकी कमेटी बनी थी 1962। अब यहाँ से लेकर के अभी 2024 तक के इसरो द्वारा क्या क्या भेजा गया, जैसे मैं हाल ही में बात करूँ, एक्सपोसेट भेजा गया। एक्सपोसेट ये क्या है? ब्लैक होल के लिए भेजा गया है, ये ब्लैक होल की घटनाओं को जानने के लिए। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि हम लोग आने वाला जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें डीआरडीओ और इसरो के देखेंगे। आज हम लोग प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे क्या? राजा रमन्ना प्रगत प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है, राजा रमन प्रगत प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। अब ये है कहाँ? सबसे पहले तो ये इंदौर में है। कहाँ पे? इंदौर में हेडक्वार्टर, इसलिए मैंने इसे सबसे पहले लिया है। ठीक है, कहाँ पर? ये इंदौर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 फरवरी 1984 को। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? इंदौर में, 19 फरवरी 1984। ठीक है, अब किसके द्वारा की गई थी ये? देखिए, इसकी स्थापना इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक, और देखिए इसका जो मूलभूत उद्देश्य होता है, सबसे पहले तो ये किस आयोग के अंतर्गत काम करता है? परमाणु ऊर्जा आयोग के अंतर्गत काम करता है। किसके अंतर्गत? परमाणु ऊर्जा आयोग के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? लेजर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकासात्मक कार्य करना। लेजर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकासात्मक कार्य करना, और कणों के जो त्वरण होता है, कणों के त्वरण के क्षेत्र में R&D का काम करना। ठीक है, ये प्रमुख कार्य राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र के अंतर्गत किए जाते हैं या उसके द्वारा किए जाते हैं। अब इसकी उपलब्धियां देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के लेजरों का निर्माण किया गया है। विभिन्न प्रकार के लेजरों का निर्माण किया गया। यदि मैं बोलूँ प्रमुख लेजर कौन कौन से, तो पहले CO2 लेजर। ठीक है, इसके बाद फ्लैश लैंप लेजर। ठीक, फिर डायोड लेजर। डायोड लेजर के बाद न्यूडीमियर लेजर, न्यूडीमियर लेजर। फिर अर्धचालक लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, रासायनिक लेजर। ठीक है, लेजर क्या है? लाइट इमिशिएशन। ठीक है, ये हो जाएगा क्या हमारा? प्रमुख इसकी उपलब्धियां। लेकिन इसके द्वारा दो प्रमुख लेजरों का निर्माण किया गया है। इसका नाम है क्या? इंडस 1। ठीक,
और क्या है इंडस 2, क्या है इंडस 1 और इंडस 2 प्रमुख लेजरों का निर्माण इसके द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? राजा रमन प्रगत प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। क्या क्या? इंडस 1 और इंडस 2 लेजर। ठीक है, देखिए आईएमपी है ये पूछ सकते हैं इंडस 1 और इंडस 2 लेजर किसके द्वारा बनाया गया है या किसके द्वारा ये निर्माण किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन, क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो आपको लेजर का फुल फॉर्म भी याद रखना है, कभी कभी प्री में ये आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई उपलब्धियां किसकी? राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र की। ठीक है, कब स्टेब्लिश हुआ? 1984 में। इसका उद्देश्य क्या है? लेजर प्रौद्योगिकी एवं कणों के त्वरण के अनुसंधान एवं विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देना। और ये किसके अंतर्गत काम करता है? परमाणु ऊर्जा आयोग के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा? राजा रमन प्रौद्योगिकी संस्थान। अब इसके पश्चात देखेंगे हम लोग क्या? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या देखेंगे? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? 1971 में। इसका पुराना नाम क्या है बताइए? इसका पुराना नाम है क्या? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, हाई एल्टीट्यूड रेंज। ठीक है, इसका क्या है? पुराना नाम है, इसे क्या बोलते हैं? स्टार। श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। ठीक है, अब इसका वर्तमान में नाम क्या होगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कब बना? 1971 में बना। इसका हेडक्वार्टर या फिर इसकी स्थापना स्थली कहाँ पर है? नेल्लोर आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? नेल्लोर आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील के पास में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं हम लोग। तो अंतरिक्ष वाहनों का प्रक्षेपण करना। किसका? अंतरिक्ष वाहनों का। ये देखिए, देख लीजिए लॉन्च पैड। अंतरिक्ष वाहनों का प्रक्षेपण करना। ठीक है, इसके साथ साथ प्रणोदक का प्रसंस्करण करना, प्रणोदक का प्रसंस्करण करना। ठीक है, और प्रमोचन यानों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। जो भी हमारे प्रमोचन यान है, प्रमोचन यान जैसे पीएसएलवी जीएसएलवी को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये होगा क्या हमारा? अब देखिए इसका पहला, इसकी उपलब्धियां क्या होंगी। तो सबसे पहले इसकी उपलब्धि क्या होगी? इसका पहला लॉन्च पैड, पहला लॉन्च पैड कब विकसित किया गया? 1993 में। और दूसरा लॉन्च पैड कब विकसित किया गया? 1997 में। तो ये इसकी क्या है? उपलब्धियां हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब इस अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं? सबसे पहले उपग्रहों को कहाँ पर? LEO, MEO और GEO जो कक्षाएं होती है, इन कक्षाओं में, जो पृथ्वी की कक्षाएं होती है, इन कक्षाओं में सैटेलाइट्स को क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात प्रमोचन कॉम्प्लेक्स यान समुच्चयन। ठीक है, प्रमोचन कॉम्प्लेक्स यान और ईंधन भरण जांच पड़ताल, इन सब का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? ईंधन यदि कोई भर रहा है तो उसके भी जांच पड़ताल इसके माध्यम से करते हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा दो प्रकार के उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। सबसे पहले भूस्थितिक उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और दूसरा क्या है? ध्रुवीय उपग्रह या फिर पोलर सैटेलाइट। ठीक है, देखिए ये बाइलैंग्वेज चलेगी क्योंकि इंग्लिश के जो भी, या फिर मैं ये बोलूँ साइंस के जो भी लेक्चर्स होते हैं वो बाइलैंग्वेज ही चलते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया क्या हमारा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कब बना? 1971 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? नेल्लोर, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील के पास। और इसका उपलब्धियां क्या हो जाएंगी? तो पहला इसका लॉन्च पैड 1993 में बना, और दूसरा लॉन्च पैड कब बना? 1997 में बना। और इसके उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष वाहनों को प्रक्षेपण करना, प्रणोदक का प्रसंस्करण करना, और तीसरा उद्देश्य क्या है? प्रमोचन यानों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। और इसका पुराना नाम क्या है? श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। ठीक है, सार। ये होगा क्या हमारा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब इसके पश्चात आते हैं हम लोग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना, ठीक है, 1948 में हुई। कब हुई? 1948, 1948 में हुई।
ठीक है, किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तब सॉरी 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग बना था, उसी के अंतर्गत उसी के द्वारा 1954 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना होमी जहांगीर भाभा के द्वारा की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये ऑब्वियसली मुंबई में होगा। ठीक है, और इसे 1957 में जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। ठीक है, और इसका आदर्श वाक्य क्या है पूछ सकता है? राष्ट्र की सेवा में परमाणु विज्ञान, राष्ट्र की सेवा में परमाणु विज्ञान। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अब देखते हैं, अब इसके द्वारा क्या कार्य किए जाते थे? इसके द्वारा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। इसके परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही बार्क, इसका नाम क्या है? बार्क, शॉर्ट नेम है बार्क। अब क्या है ये? क्या है? थोरियम आधारित एडवांस, क्या है? थोरियम आधारित या थोरियम बेस्ड एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर तथा कॉम्पैक्ट हाई टेम्परेचर रिएक्टर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। क्या? थोरियम बेस्ड हेवी रिएक्टर वाटर रिएक्टर एंड कॉम्पैक्ट हाई टेम्परेचर रिएक्टर। क्या है? कॉम्पैक्ट हाई टेम्परेचर रिएक्टर, इसको बनाने की दिशा में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी उपलब्धियां क्या क्या है? सबसे पहले उपलब्धि, बार्क के द्वारा स्थापित रिएक्टर संस्थान कौन कौन से हैं? अप्सरा सुना होगा आपने। ठीक है, अप्सरा के पश्चात साइरस सुना होगा, जर्लीना सुना होगा आपने। ठीक है, पूर्णिमा सुना होगा। जो अप्सरा था जो यूएसए की सहायता से बनाया गया था, जो साइरस है वो कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया। ठीक है, फिर पूर्णिमा और पूर्णिमा वन और पूर्णिमा टू। साथ ही ध्रुव, ध्रुव क्या है? स्वदेशी निर्मित रिएक्टर, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और कामिनी, कामिनी कहाँ पर है? कामिनी तमिलनाडु में स्थापित रिएक्टर है। किसके द्वारा संचालित होता है ये? भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा। और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, अब इसकी उपलब्धियां क्या क्या है? सबसे पहले तो बार्क के माध्यम से अनुपम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। कौन सा? अनुपम सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इसके पश्चात 2019 में भाभा कवच कब बनाया गया था? भाभा कवच। और ये क्या था? बुलेट प्रूफ जैकेट है, सबसे हल्की जैकेट है। ठीक है, और इसी संस्थान के माध्यम से आयुध आयुध निर्माण बोर्ड का भी गठन किया गया था। आयुध निर्माण बोर्ड का भी गठन किया गया था। ठीक है, अब इसके कार्य क्या क्या हैं? तो जो भी हमारे रिएक्टर्स होते हैं उसके डिजाइन के लिए कार्य करता है। ठीक है, कैंसर, अभी हाँ इसकी उपलब्धि क्या है? कैंसर के उपचार के लिए भाभा स्टोन, क्या है? भाभा स्टोन 1 और 2 का भी इसके द्वारा विकास किया गया है। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएंगी? उपलब्धियां हो जाएंगी। किसकी? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। इसके द्वारा की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। इसका आदर्श वाक्य है राष्ट्र की सेवा में परमाणु विज्ञान। ठीक है, और इसके द्वारा रिएक्टर्स कौन कौन से हैं? अप्सरा, अप्सरा के पश्चात साइरस, जर्लिना, पूर्णिमा 1 2 3 और इसके पश्चात ध्रुव। ठीक है, तो ये उसकी उपलब्धियां हो जाएंगी। और उपलब्धियों के साथ साथ अनुपम सुपर कंप्यूटर का भी इसके द्वारा विकास किया गया। भाभा कवच बुलेट प्रूफ है, 2019 में बनाया गया था। ठीक है, आयुध निर्माण बोर्ड का भी गठन किया गया। कैंसर के उपचार के लिए भाभा स्ट्रेन 1 2। ठीक है, और साथ ही क्या है? ये क्या हो जाएगी? इसकी उपलब्धियां हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वैज्ञानिक संस्थान क्या है? टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। ये भी बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945। ठीक है, कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में, देख लीजिए। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान और गणितीय शिक्षा को बढ़ावा देना। क्या है? विज्ञान एवं गणितीय शिक्षा को बढ़ावा देना, गणितीय शिक्षा को बढ़ावा देना। साथ ही देश में वैज्ञानिक साक्षरता के विकास को प्रोत्साहित करना। देश में वैज्ञानिक साक्षरता
वैज्ञानिक साक्षरता के विकास को प्रोत्साहित करने से क्या है प्रमुख उद्देश्य है। और ये किस किस विषय में काम करता है? ये सबसे पहले तो भौतिक, भौतिक के पश्चात रसायन, रसायन के पश्चात जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के पश्चात गणित, और गणित के पश्चात कंप्यूटर विज्ञान। और साथ ही विज्ञान के जो भी विभिन्न ब्रांचेस होते हैं उन ब्रांचेस के लिए ये R&D का काम करता है। ठीक है, अब इसकी उपलब्धियां देख लेते हैं टाटा मूलभूत अनुसंधान की। सबसे पहले प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का विकास किया था इसने। कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर कौन कौन इसका नाम क्या था? तो TI, याद रखिए TIFRAC। ठीक है, ये इसका नाम क्या था? एक इन्होंने रेडियो दूरबीन को भी बनाया है, रेडियो दूरबीन। ठीक है, उसका नाम क्या है? GMRT। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी? टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की क्या है उपलब्धियां हो जाएंगी। ठीक है, ठीक, तो ये आप ये समझ गए होंगे क्या टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान स्थापना कब हुई? 1945 में। किसके द्वारा की गई थी ये? तो ये भी जो टाटा उस समय जो कंपनी थी उसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान और गणितीय शिक्षा को बढ़ावा देना और देश में वैज्ञानिक साक्षरता को बढ़ावा देना। इसके कार्य क्या है? संस्थान में भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित तथा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढ़ावा देना। इसकी उपलब्धियां क्या है? सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था इसके द्वारा, TIFRAC। और रेडियो दूरबीन GMRT के निर्माण भी इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके 4 संस्था हैं जो इसके अधीन काम करती है। मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप पुणे। इसके पश्चात राष्ट्रीय गुब्बारा सुविधा केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, और इसके पश्चात हाई एनर्जी कॉस्मिक प्रयोगशाला। क्या? हाई एनर्जी कॉस्मिक प्रयोगशाला। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके पश्चात आते हैं हम लोग तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र। क्या है? तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र। अब इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्या? LPS। ये देखिए LPS। अब इसका हेडक्वार्टर आपको 2-3 जगह मिलेगा। सबसे पहले तिरुवनंतपुरम केरल में, तिरुवनंतपुरम केरल। ठीक है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु। ठीक है, और कर्नाटक में भी इसका हेडक्वार्टर मिलता है आपको। 3 जगह इसके, 3 स्थलों पर ये काम करता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है? तो इसरो के द्वारा जो भी लॉन्च व्हीकल बनाए जाते हैं उसके ईंधन या फिर द्रव ईंधन के रूप में, ठीक है, द्रव ईंधनों का निर्माण इस संस्थान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के विकास, डिजाइन और आपूर्ति के लिए समर्पित संस्थान है ये। इसके लिए जो द्रव ईंधन बनाए जाते हैं, किसके लिए? इसरो के जो भी प्रमोशन यान है और उपग्रह हैं उनके लिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसकी उपलब्धियां देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। कब? 1987 में हुई थी। अब LPS की उपलब्धियां क्या है? इसने PSLV के लिए द्रव ईंधन का भी निर्माण किया है। ठीक है, PSLV के लिए, साथ ही GSLV के लिए। इसके लिए GSLV के लिए भी इसके द्वारा द्रव ईंधनों का विकास किया गया है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि LPS कैसे काम करता है और किस क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा LPS कब बना था? तो 1950, कब बना था? 1987 में बना था। ठीक है, और इसकी उपलब्धियां देख लेते हैं हम लोग। तो ट्रांसड्यूसर, ठीक है, ट्रांसड्यूसर का भी विकास किया गया था। कोआ सॉफ्टवेयर, कोआ सॉफ्टवेयर का भी विकास इसके द्वारा किया गया था। और क्रायोजेनिक और अर्ध क्रायोजेनिक जो इंजन्स होते हैं उसका भी विकास किसके द्वारा किया गया है? LPS के द्वारा। आप एक मूवी देखिएगा, R माधवन की नाम्बियार करके देख मूवी थी, उसमें बहुत अच्छा बताया गया कैसे भारत ने क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया है। ठीक है, स्वदेशी रूप से उन्होंने बहुत बार रूस से लेने के लिए प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास हमेशा
फेल हुए, लेकिन उसके पश्चात भारत ने स्वदेशी निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। एलपीएस और एलपीएस की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तिरुवनंतपुरम केरला, महेंद्रगिरी में, साथ में कर्नाटक में भी देखने को मिले। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके पश्चात देखते हैं हम लोग अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैक। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1957 में। ओ 1972 में, 1972 में सैक अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा आपको? अहमदाबाद। कहाँ पे? अहमदाबाद। यूनेस्को ने इसे कौन सी साइट में घोषित किया है? इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत स्थलों की सूची में घोषित किया गया है अहमदाबाद। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? संचार दिशा निर्देश और मौसम विज्ञान से संबंधित पेलोड का विकास करना और उसके अनुप्रयोग संबंधित कार्यों को बढ़ावा देना। ठीक है, संचार दिशा निर्देश और मौसम विज्ञान से संबंधित पेलोड का विकास करना। किससे? मौसम विज्ञान से संबंधित पेलोड का विकास करना एवं उनके अनुप्रयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, ये क्या है? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के उद्देश्य है। ठीक है, साथ ही यह क्या क्या काम करती है? यह यहाँ मौसम एवं पर्यावरण के अध्ययन, आपदा मॉनिटरिंग आदि के क्षेत्र में कई राष्ट्रीय स्तर के अनुप्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दूंगा ही हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो आप केवल सुनिए इसके कार्य क्या क्या है। ठीक है, मैं यहाँ लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि राइटिंग उतनी अच्छी आती नहीं है इसमें। ठीक है, तो और हमारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल एमसीएस क्लासेस। ठीक है, न्यू कंटेंट 2024 में मिलेगी। ठीक, अब आते हैं इसका दूसरा कार्य क्या है। यह केंद्र सामाजिक लाभ के कई अनुप्रयोगों को बढ़ावा देता है। जैसे मैं बोलूँ कि आपको मान लीजिए आपके कृषि क्षेत्र की जानकारी आपको कलेक्ट करना है, तो ये क्या है? संस्थान कृषि क्षेत्र की समस्त जानकारियों को अपने पास कलेक्ट करता है। किसके माध्यम से? जो हमारे रिमोट सेंसिंग उपग्रह होते हैं उनके माध्यम से। और फिर उन डेटा को ये क्या करता है? विश्लेषित या फिर एनालिसिस करने के पश्चात वो अपने सॉफ्टवेयर में सेव करता है। फिर उसके पश्चात हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और हाल ही में, ठीक है, और हाल ही में यूएनओ से संबंधित इसने एक समझौता किया। यूएनओ से संबंधित सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक रीजन में। ठीक है, इस रीजन में क्या करेगा? ये अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देगा। किसके माध्यम से? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कब बना था? वैसे तो इसके उपलब्धियां कुछ है नहीं, तो इसकी स्टेब्लिश्ड ईयर याद रखें 1972। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अहमदाबाद में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे ये। अब इसके पश्चात हम लोग देखते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनका हेडक्वार्टर। ठीक है, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। ठीक है, और ये क्या? भारत के या अंतर्ग्रही स्प्रेड स्पेस क्राफ्ट मिशन। ठीक है, इंटर प्लेनेटरी स्पेस क्राफ्ट मिशन के लिए एंटीना की सुविधा प्रदान करता है। जो भी हमारे अंतर्ग्रही परियोजना होती है और वहां से जो भी हमें सिग्नल्स प्राप्त होते हैं, उन सिग्नल्स को ये रिसीव करने का काम करता है और क्या करता है? उन्हें प्रेषित करने का काम करता है। उसके माध्यम से एनालिसिस करने का काम करता है। जैसे अभी हमने भेजा था क्या? चंद्रयान 1, 2, 3। ठीक है, तो वहां से जो भी डेटा हमारे पास आएंगे वो कहाँ पर आएंगे? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के माध्यम से आएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? और इसकी उपलब्धि क्या हो जाएगी? इसने कितने मीटर? 18 मीटर एवं 32 मीटर। ठीक है, 18 मीटर, 32 मीटर एवं 11 मीटर के अंतरिक्ष एंटीनों का क्या किया? इसने विकास किया। उसका नाम क्या? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। ठीक है, ये हो गया क्या? एक आईएमपी संस्थान। इसके पश्चात और एक है इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ठीक है, कब बना था ये? 2008 में। दोनों संस्थान एक ही साथ याद रखना है आपको। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? यह आंकड़ा, मतलब ये जो संस्थान है, यह चंद्रयान फर्स्ट, मार्स ऑर्बिट मिशन, एस्ट्रोसेट
आदि जैसे अंतरिक्ष विज्ञान मिशनों के नीति भार आंकड़ों एवं सहायक आंकड़ों के अंतर्ग्रहण, संसाधन, अभिग्रहण एवं प्रसारण के लिए उत्तरदायी संस्थान है। ठीक है, क्या है एक बार फिर से सुन लीजिए। चंद्रयान 1 हमारा, मार्स ऑर्बिटर मिशन, एस्ट्रोसेट, ठीक है, आदि जैसे अंतरिक्ष विज्ञान मिशन के नीतिभार आंकड़ों एवं सहायक आंकड़ों के अंतर्ग्रहण, संसाधन, अभिसंग्रहण एवं प्रसारण के लिए क्या है, ये उत्तरदायी संस्थान है। ठीक है, आपने सुना होगा मेगा ट्रॉपिक्स, ठीक है, मौसम अनुसंधान से संबंधित सैटेलाइट है। इसका भी संचालन किसके द्वारा किया जाता है, ISSDC बेंगलोर के द्वारा। ठीक है, ये एक हो गया हमारा। अब इसके पश्चात देखते हैं हम लोग विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, IMP है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, तिरुवनंतपुरम केरल में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थुम्बा बोलते हैं। ठीक है, इसका पुराना नाम थुम्बा। गठन कब हुआ था, 1963 में। और संस्थापक कौन थे, विक्रम साराभाई। ठीक है, इन्हें ही भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। 2022 के पेपर में प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा था यह ना, कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। उसी प्रकार भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। तो भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम जी को। और मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है, टेसी थॉमस को कहा जाता है। ठीक है, रॉकेट मैन किसे कहा जाता है, K. शिवन को कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, ये आपसे पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, मैंने यही बता दिया। अब देखते हैं, देखिए इसकी एजेंसी क्या है, इसरो के अधीन ये काम करता है। किसके अधीन, इसरो के अधीन काम करता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का, तो उपग्रहों एवं परिज्ञापी, उपग्रह एवं परिज्ञापी रॉकेटों के लिए प्रमोचन यानों के विन्यास एवं विकास की गतिविधियों को संचालित करना। प्रमोचन यान के विन्यास एवं विकास की गतिविधियों को संचालित करना। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य। साथ ही वायुमंडलीय विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में शोध संस्थानों को बढ़ावा देना। क्या, वायुमंडलीय विज्ञान एवं अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना। ठीक है, R&D का काम करता है क्या, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, अब इसके द्वारा 2 प्रकार के रॉकेटों का प्रक्षेपण किया जाता है। एक रॉकेट है क्या, साउंडिंग रॉकेट। दूसरा रॉकेट है क्या, लॉन्चिंग रॉकेट। ठीक है, क्या है, साउंडिंग रॉकेट और क्या है, लॉन्चिंग रॉकेट। तो साउंडिंग रॉकेट का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, नाइक अपाचे। ठीक है, 1963 में भेजा गया था। ये आपने स्टोरी देखी होगी, रॉकेट बॉय, आपने वेब सीरीज देखी होगी, उस वेब सीरीज को देखिएगा। वो वेब सीरीज आपको भारत की जो अंतरिक्ष उपलब्धियां हैं उसके बारे में आपको सारी जानकारी प्रदान करती, कैसे हम लोग कम बजट में अपने अंतरिक्ष अभियानों को संचालित करते थे। ठीक है, आज भी जो हमारा मंगल मिशन है वो बहुत 400 करोड़ रुपए का, जो सबसे कम लागत में स्थापित होने वाला एक सफल अंतर्ग्रही परियोजना है हमारी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि इसरो कैसे अपने कार्यों को संचालित करता है। अब ठीक है, अब हम लोग देखते हैं PSSC के प्रमुख कार्य क्या है। सबसे पहले तो PSLV को विकास करना, PSLV, GSLV, SLV, ठीक है, ASLV, इनका विकास किया गया इसके द्वारा। देखिए, इसका एक पृथक लेक्चर आएगा, भारत के प्रमुख प्रमोचन यानी लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, फिर आते हैं रोहिणी। जो रोहिणी परिज्ञापी हमारा क्या था, एक रॉकेट था, उसका विकास भी इसके द्वारा किया गया था, रोहिणी परिज्ञापी रॉकेट। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, हाँ अभी हाल ही में RLV, ठीक है, आर रीलॉन्च व्हीकल का भी विकास किसके द्वारा किया जा रहा है, PSSC के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम केरल में। 1963 में इसकी स्थापना हुई। उसका उद्देश्य क्या है, तो उपग्रह एवं परिज्ञापी रॉकेटों के प्रमोचन यानों के विन्यास तथा विकासी गतिविधियों को संचालित करना। ठीक है, इसके द्वारा 2 प्रकार के रॉकेटों का
प्रमोशन किया जाता है। सबसे पहले साउंडिंग रॉकेट और दूसरा क्या है, लॉन्चिंग रॉकेट। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे IIST, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी। कहाँ पर, केरल तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर, केरल तिरुवनंतपुरम में। इसका उद्देश्य क्या है, तो अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को प्रदान करना। क्या है, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए इस संस्थान में IIST जो संस्था है हमारी, इस संस्था में किस किस सब्जेक्ट में कोर्स कराया जाता है। सबसे पहले तो एवियोनिक्स। ठीक है, एवियोनिक्स। इसके पश्चात वातंत्रिक्ष। ठीक है, अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान में डिग्री प्रदान की जाती है। ठीक है, और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में क्या स्नातकोत्तर और डॉक्टरेल पाठ्यक्रम भी इसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। किसके द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान। कब स्थापना हुई थी, 2007 में। कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम केरल में। और ये अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित उच्च स्तरीय शिक्षा को प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग आते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कब स्टेब्लिश्ड हुआ, ये 2008 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैदराबाद। ठीक है, क्या राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। अब इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो इसका उद्देश्य है उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान करना, वर्गीकरण करना और निगरानी संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना। क्या, उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके संसाधनों की पहचान करना, निगरानी करना और उनका वर्गीकरण करना इसका कार्य है। अब देखिए इसका उद्देश्य, अब इसके कार्य क्या क्या है, सबसे पहले देख लेते हम लोग। जो हमारे पास जो आंकड़े आते हैं या फिर इसरो के द्वारा जो आंकड़े लिए जाते हैं रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, उन आंकड़ों का क्या करता है, विश्लेषण कार्य करता है। ठीक है, विश्लेषण कार्य करता है क्या, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अब देखिए जो हमारे रिमोट सेंसिंग उपग्रह हैं कौन कौन से, आपने सुना होगा कार्टोसेट 122A। ठीक, इसके बाद रिसोर्स सेट। ठीक है, ओशियन सेट, TES। ठीक है, पहला सैनिक वाला है ये। और IRS-1D। ऐसे हमारे क्या है, ये रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। इन उपग्रहों के द्वारा जो भी हमारे जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, इन डेटा को कलेक्ट करने के पश्चात एनालिसिस करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा जाता है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैदराबाद में है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है, क्या है, IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। कब बना ये, 1966 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देहरादून में। ठीक है, यही याद रखना। और इसके द्वारा क्या किया जाता है कि रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा को प्रदान करना। ठीक है, उच्च स्तरीय शिक्षा को प्रदान करना। ठीक, इसका क्या काम है, प्रमुख उद्देश्य है। और ये स्नातक से लेकर के स्नातकोत्तर एवं PhD तक की शिक्षा को क्या करता है, प्रदान करने का काम करता है। क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, 1966 में बना, देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये इसरो की या फिर अंतरिक्ष विज्ञान की या अंतरिक्ष विभाग की एक इकाई है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे
ये संस्थान। थैंक यू फॉर वॉचिंग MCS क्लासेस। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसरो और DRDO का एक लेक्चर लाया जाएगा, जहाँ इसके पश्चात आपके प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान आपके खत्म हो जाते हैं।